चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ही वीडियो में कवर करेंगे पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन। हिंदी में इसे बोलते हैं वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन दो शब्दों से मिलकर के यह चैप्टर बना हुआ है। वैद्युत रसायन, वैद्युत का मतलब होता है कोई पदार्थ। वैद्युत का मतलब क्या होता है, सॉरी, वैद्युत का मतलब क्या होता है कोई ऊर्जा, एनर्जी, वैद्युत। और रसायन का मतलब होता है कोई पदार्थ है जिसकी ऊर्जा है। ये हमने रसायन का मतलब गूगल वगैरह से देखा है। मैं इसका परिभाषा खोजने के चक्कर में रसायन का मतलब मुझे दिखा रहा था कि कोई पदार्थ है, और वैद्युत का मतलब है कोई एनर्जी है जो पदार्थ है। एक्चुअल में इसकी वैद्युत रसायन का जो परिभाषा वो ऐसा है कि किसी सेल में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा उसके मानों को अध्ययन करना, उसके परिणामों को समझना, उसके परिणामों का अध्ययन वैद्युत रसायन है। मतलब कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके परिणामों का अध्ययन करना वैद्युत रसायन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम। चैप्टर का ये नाम था। अभी चैप्टर में हमने कुछ देखा नहीं, जस्ट चैप्टर का नाम था भाई। अच्छा, अब चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे भाई ये प्रोसेस होता क्या है। कुछ टर्म्स देखेंगे इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ बेसिक जो है टर्म्स देखेंगे। कुछ बेसिक टर्म, कुछ बेसिक बातें, शब्दावली। जैसे पहला शब्दावली सेल क्या है, दूसरी शब्दावली इलेक्ट्रोड क्या है, तीसरी शब्दावली एनोड क्या है एंड कैथोड क्या है, चौथी शब्दावली ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है, पांचवी शब्दावली रिडक्शन क्या है। मतलब कुछ शब्द हैं जिन्हें हम सब पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तब हम इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा शब्दावली हम समझ सकते हैं कि भाई अपघट्य, वैद्युत अपघट्य क्या है ना, वैद्युत अपघट्य क्या है। और इसके अलावा हम छोटी छोटी टर्म्स को समझेंगे, तब जाके हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो हमें चैप्टर गहराई से समझ में आएगा, नहीं तो हमें ऊपर ऊपर से ही समझ में आएगा। सेल क्या है? सेल वह पात्र है, सेल वह पात्र है जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सेल की संरचना अगर हमें देखना हो तो भाई ये सेल वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, मैं सिंपल संरचना भी बताऊंगा, उसके अंदर भी हम जाएंगे। कोई सेल इस तरह से है, सेल में कुछ लगा होगा जिससे हम एनर्जी को परिवर्तित करेंगे, और इसमें कोई पदार्थ भी भरा होगा सेल में, उस पदार्थ का भी हम बात करेंगे। और यहाँ से ये रॉड है, ये रॉड किसी न किसी धातु का होगा, धातु किसी न किसी धातु मेटल्स का ही होगा रॉड। अच्छा, इसमें जो भरा होता है ये एक सेल की एक संरचना है जिसमें हमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा अथवा वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। सेल में जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ रखा जाता है, उसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य के रूप में हम NaCl को लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट को, जिंक सल्फेट को। ये ज्यादातर यूज होने वाले वैद्युत अपघट्य हैं इस चैप्टर में। तो वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ हैं
वे एक तरह से कह सकते हैं अम्ल की तरह काम करने वाले चीजें हैं, मेटल्स के बने हुए, जो रिएक्शन को करवाने में हेल्प करते हैं ना। वैद्युत अपघट्य मतलब मिला हुआ जो पदार्थ है वही वैद्युत अपघट्य है। अच्छा, धातु का प्लेट जो होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन लेन देन यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये सारी चीजें होती हैं। धातु के प्लेट को है, धातु की प्लेट जिस पर इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण होता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म है इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड है धातु का क्षण, धातु का क्षण। ये जो धातु के दो क्षण लिए गए हैं, इन दोनों क्षण को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। यानी कि धातु का क्षण जिस पर इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोड की बात किया, ठीक है। अब धातु का क्षण मतलब है तो उस क्षण का भी नाम होगा, जैसे मैंने आगे लिखा एनोड और कैथोड, उस पर बात करते हैं। देखिए, एनोड और कैथोड को हम समझेंगे दो सेल के बारे में। जब हम सेल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें दो प्रकार के सेल पढ़ने होते हैं। उन दो सेलों के आधार पर हम एनोड और कैथोड का निर्भर करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं किस पर प्लस होता है किस पर माइनस होता है। ये रिएक्शन हमें बताएंगे कि किस पर प्लस हो रहा है, धनात्मक हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। इस पर ऋणात्मक हो रहा है, एनोड बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ये हम ऐसे नहीं कह सकते हैं जब तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि उसमें सेल कौन सा है, ठीक है। तो सेल की रिएक्शन, सेल की क्वालिटी बताती है कि वो उस पर एनोड होगा कैथोड होगा। तो एनोड और कैथोड को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इसमें कौन एनोड है वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, समझिए एनोड है, समझिए एनोड है, समझिए प्लस है, समझिए कैथोड है, समझिए इस पर माइनस है। तो प्लस माइनस का खेला कैसे आ रहा है जब हम सेल के बारे में भी पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल में बेसिक बातें कि सेल ये है, इसमें ये है अपघट्य, इसमें धातु की प्लेट, इलेक्ट्रोड क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन संख्या हमें निकालना आना चाहिए। देखिए, ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब इस चैप्टर में ऐसा है, ऑक्सीकरण का इस चैप्टर में मतलब है ऑक्सीकरण मतलब कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि हमें देखिए सोडियम है, सोडियम Na प्लस बना दे, प्लस का एक इलेक्ट्रॉन दे करके। जिंक है, जिंक 2 प्लस बना दे, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग देके। तो इलेक्ट्रॉन का निकाल देना, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। बेसिक बात इस चैप्टर में, बेसिक बातों की बात हम कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ग्रहण करना, ये रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना ये रिडक्शन है। जैसे अगर हम देखेंगे Cu 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो गया। हम देखें अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ना, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन पे -2 बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है भाई। अच्छा, वैद्युत अपघट्य समझ में आया, बेसिक बात है। चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें समझ लेना बहुत जरूरी है कि भाई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड कैथोड, हम समझेंगे वैद्युत अपघट्य क्या है, ऑक्सीकरण क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं, ये भी हमें आना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। अगर कोई रिडॉक्स बोले गया है तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी होगा, ठीक है भाई। अब चैप्टर पढ़ाते हैं। अभी तक चैप्टर में हम नहीं आए थे, बट नाउ वी आर गोइंग ऑन द चैप्टर, ठीक है। चैप्टर पे आते हैं। बेसिक टर्म्स जो थी यही सारी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। चैप्टर में मैंने सबसे पहले बोला कि हम सेल के बारे में देखेंगे, सेल के बारे में। देखिए, सेल क्या होता है, मैंने बताया सेल क्या है। सेल एक पात्र है, सेल एक पात्र है जिसमें ऑक्सीकरण
जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा अथवा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये सेल है। देखिए सेल दो प्रकार के होती है, कोई भी सेल है वो दो प्रकार का होगा। एक सेल होगा जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, एक सेल होगा जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, दो सेल होगा। पहले सेल को हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, इसे बोल सकते हैं। पहले वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। दूसरा सेल होगा वैद्युत अपघट्य सेल। सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है भाई, सेल दो प्रकार के होंगे। देखिए दोनों सेल का डिफरेंसेस क्या है, दोनों सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे। थोड़ा सा मेरा ये टेबल डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को खड़ा होने में, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर इधर। देखिए वैद्युत रासायनिक सेल जो है भाई साहब, ये कि कौन रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है। देखिए रासायनिक ऊर्जा, देखिए जो वैद्युत रासायनिक सेल है वो वैद्युत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में यानी कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए वैद्युत रासायनिक सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि ई केमिकल को ई इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा। यह है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघट्य सेल जो होगा वो वैद्युत सेल को, ठीक है, देखिए ऐसे ही याद करना कि मतलब कि जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। अपघट्य है तो वैद्युत सेल और रासायनिक सेल, वैद्युत सेल को यानी वैद्युत ऊर्जा को इसमें कन्वर्ट करेगा भाई रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि ई सेल को यानी कि ई इलेक्ट्रिक को ई केमिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो छोटी छोटी बात कि भाई सेल दो प्रकार के हैं। एक सेल ऐसा है जो वैद्युत रासायनिक सेल है जो रासायनिक को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। एक ऐसा सेल है जो वैद्युत ऊर्जा को यानी कि लाइट फॉर्म को, जो वैद्युत ऊर्जा है उसको केमिकली ऊर्जा में सेल में केमिकल बना करके उसको एब्जॉर्ब कर दे रहा है एनर्जी के रूप में। तो दो सेल। अच्छा देखिए थोड़ा सा मैं एनोड और कैथोड की बात कर लेता हूँ ऐसे ही समझने के लिए। जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसमें एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा। देखिए वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड माइनस कैथोड प्लस होता है। अभी ऐसे ही समझिएगा, अभी क्यों होता है वो समझेंगे, मगर अभी इतना समझिएगा कि वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड माइनस कैथोड प्लस होता है और वैद्युत अपघट्य सेल में एनोड प्लस और कैथोड माइनस होता है। ठीक है भाई, अभी इतना टर्म समझिएगा कि वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघट्य सेल में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं कि कुछ डिफरेंस है क्या। जो डिफरेंस हम लिख रहे हैं
कि इस ऊर्जा को उस ऊर्जा में, उस ऊर्जा को इस ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमें जो पढ़ना है वही एग्जाम्पल हम देखेंगे। हमको गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल या फिर विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं इसे, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है। वैसे तो इसका एग्जाम्पल मरकरी सेल है, लेकिन हमें उसको पढ़ना नहीं है, डाउन सेल है, डाउन सेल इसका उदाहरण है। ठीक है, हमें गैल्वेनिक सेल ही पढ़ना है इसमें। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल स्वयं, डाउन सेल, अपघटनी सेल हमें पढ़ना है। ये इसके एग्जाम्पल्स थे। तो सेल हमने देखा कि सेल दो प्रकार की है, एक वैद्युत रासायनिक सेल, एक वैद्युत अपघट्य सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये रासायनिक, वैद्युत रासायन तो रसायन ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, और वैद्युत अपघट्य ऊर्जा है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। एनोड माइनस, एनोड प्लस, कैथोड प्लस, कैथोड माइनस। एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल, मरकरी सेल, एग्जाम्पल वैद्युत अपघट्य सेल, डाउन सेल। अच्छा, अब हम एक सेल को देखते हैं, गैल्वेनिक सेल को। तब हम इसका एक सेल देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव पर जाएंगे। वैसे छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, मगर अभी छोटी छोटी चीजों को हम बाद में भी देखेंगे। फिलहाल हम गैल्वेनिक सेल को शुरू करते हैं। ठीक है, अभी मिटाते हैं। गैल्वेनिक सेल देखेंगे क्या कह रहा है गैल्वेनिक सेल। हाँ, गैल्वेनिक सेल का मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल कैसे कार्य करता है ये काफी इजी एंड आसान है। देखिए, समझते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। अगर मैं देख कर वीडियो चलना है नीचे। ओके जी, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, नॉट बैड। सो हम देख रहे हैं भाई साहब गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, गैल्वेनिक सेल जो कि उदाहरण है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल का, इसे गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी गैल्वेनिक सेल या फिर वैद्युत रासायनिक सेल से बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल है क्या, गैल्वेनिक सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, गैल्वेनिक सेल की क्रिया विधि क्या है, जितने भी टॉपिक्स हैं इसको देखेंगे। देखिए, गैल्वेनिक सेल, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा कि भाई इसका संरचना कैसा है, तब हम फंक्शन देखेंगे इसका कार्य क्या है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका, तो इसमें दो प्रकार के बीकर ली जाती हैं, दो बीकर लिया गया। ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड को रखा गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड को रखा गया। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इस चैप्टर को शुरुआत करके मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि इस चैप्टर की शुरुआत से अंत तक पाठ है, तो 100% आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विद्या हो, क्वेश्चन बैंक हो, या फिर बुक्स हो, एनसीईआरटी कहीं से। समझिएगा, सिर्फ समझिएगा पहली बात। देखिए, मैंने बोला यहाँ पे मैंने दो बीगर लिए और इन बीगर्स में दो इलेक्ट्रोड लिए और इन बीगर्स में कुछ चीजें भरी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें भरी हुई हैं, तो उसको भी हमें ध्यान देना है। बहुत ही आसान शब्दों में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके
समझाना हो। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि ये जिंक की धातु हमने लिया, इसे इसकी धातु भाई जिंक धातु का एक प्लेट इधर लिया और इधर मैंने कॉपर धातु का जो है कॉपर का प्लेट लिया। ठीक है, इधर जिंक का प्लेट लिया, इधर कॉपर का प्लेट लिया, Cu का प्लेट, Cu का प्लेट और Zn का प्लेट। ठीक है, तो हमने जब जिंक का प्लेट लिया इसका मतलब इसमें जिंक भरा होगा, यानी इसमें छोटे छोटे जिंक के धातु यहाँ पे, यानी कि इस तरह से जो है ये जिंक के आयन और इसमें कॉपर के होंगे, इसी तरह इसमें कॉपर के आयन होंगे। ठीक है, ये जिंक का प्लेट है और इसमें जिंक सल्फेट का एक्वस, इसको मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, इसको मुझे यहाँ लिखना चाहिए था कि ये जिंक सल्फेट का एक्वस है और ये कॉपर का प्लेट है, इसलिए इसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस विलयन है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आए। जैसे हम जिंक सल्फेट में एक्वस विलयन लिए तो क्या करेगा वो Zn2 प्लस और SO4 माइनस के रूप में कन्वर्ट। ठीक है, ये Cu2 प्लस और SO4 माइनस के रूप में कन्वर्ट होता है। बहुत सारे CO2 प्लस CO2 प्लस और इसमें भी Zn प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे Zn प्लस 2 होगा, SO4 माइनस भी होगा और इसमें भी SO4 माइनस भी होगा सिमिलरली। ठीक है, देखिए अब एनोड और कैथोड की बात कैसे होती है। एनोड का मतलब ऑक्सीकरण हो, कैथोड का मतलब अपक्षय। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एनोड का परिभाषा क्या है, कोई आपसे पूछे भाई एनोड का परिभाषा है कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, वहां पे हम एनोड कहेंगे। अगर कोई आपसे कहे भाई कैथोड का क्या परिभाषा है, तो हम कहेंगे जहां पर रिडक्शन होगा वहां पे हम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, वहां पे हम कहेंगे कैथोड। और आपसे कोई कहे भाई अगर जहां एनोड यानी कि जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, यानी कि ऑक्सीडेशन प्लस का रिडक्शन दोनों हो, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्सिडेशन। ये परिभाषाएं इस सेल में कार्य करेंगे एनोड को पहचानने के लिए, कैथोड को पहचानने के लिए। वैसे इन सभी बातों को पहचानने के लिए हमें एक सेल पढ़ना होता है, एक सीरीज पढ़ना होता है, मानक अपचयन विभव यानी कि SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक हाइड्रोजन विभव भी पढ़ना होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, तब हम इस चीजों को और गहराई से समझते हैं। लेकिन उस चीज को हमें थोड़ा पीछे जाकर पढ़ना है, इसलिए हम इसे समझ रहे हैं इसी तरीके से, मगर कोई बात नहीं, हर कोई ऐसे ही बताता है। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा, हम एनोड और कैथोड की पहचान कर लिया। देखिए जिंक की धातु से जो है जिंक, इसमें जो जिंक है वो Zn+2 जब बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ता है। जब Zn2+ बनाता है तो जिंक इलेक्ट्रॉन भी इसमें छोड़ देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन को एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं,
इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु के क्षण पर ही आ जाते हैं और ये पूरा धातु का क्षण माइनस हो जाता है, पूरा धातु का क्षण माइनस हो जाता है। समझ लो क्या मैंने कहा कि Zn जो इस प्लेट में है Zn 2+ बना रहा है, तो 2+ जो है आयनित होकर के Zn के पास यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में मिल रहा है, धनात्मकता बढ़ रही है, मगर जितने भी माइनस की चीजें हैं वो सब प्लेट पर ही रह जा रही हैं, क्योंकि जो आवेश है, लावेश है, वो इस सोल्यूशन में एक्सेप्टेबल नहीं होते। किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी विलयन में, किसी भी अदल घट्ट में कोई भी ऋण आवेश एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसलिए वो प्लेट पर ही चले जाते हैं। इस प्रकार प्लेट पूरी तरह से माइनस हो जाता है, माइनस चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इसलिए एनोड की व्यवहार करता है, इसलिए जिंक का प्लेट एनोड कहलाता है। अब समझ इसे हम एनोड क्यों कह रहे हैं, जिंक का प्लेट एनोड है क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। इस क्षण में, इस धातु का जिंक के क्षण में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, वो उस क्षण पर ही है, वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या हो रहा है, कैसे यहाँ पे एनोड कैथोड की हम पहचान करेंगे। देखिए, जब इस बीकर नंबर बी की बात करें और इसे मानिए बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी में जब इसका कॉपर सल्फेट आयन Cu2+ आयन और SO4- आयन में कन्वर्ट हो रहा था, तब ये जो कॉपर 2+ के आयन सोल्यूशन में है, इस कॉपर के पास पहले से देखिए ये कॉपर का प्लेट है, मतलब क्या, अगर हम कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, अगर हम कॉपर में से क्या करें Cu+2 बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, तब जाके ये Cu2+ बनेगा। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब जो कॉपर का प्लेट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। कैसे हम आपको समझाएं इसको, एक बार और समझाते हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, जो कॉपर है, अगर इस कॉपर को हम copper+2 लिखें, इसका मतलब कि हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से नीचे हैं, यानी कि जो ये कॉपर यहाँ पे है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसे निकाला जा सकता है। बस इतना ही समझना था, अब आते नहीं था। तो ये जो कॉपर का प्लेट था, जो कॉपर का यहाँ पे प्लेट था, अभी सिर्फ एक सेल बना रहा हूँ गैल्वेनिक सेल, अभी बहुत सारे टॉपिक चैप्टर में है, थोड़ा सा इसलिए चलना होगा। तो जो कॉपर का एक प्लेट था वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन था, और जो सोल्यूशन में कॉपर 2+ का विलयन था, कॉपर 2+ था, वो इस कॉपर की प्लेट से डिमांड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, वो इस कॉपर के प्लेट से इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहे हैं ताकि वो कॉपर बना सके। तो इस प्रकार से होता क्या, देखिए, वो कॉपर की प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। इस प्रकार ये जो कॉपर का प्लेट है पूरी तरह से धनात्मक हो जाता है, यानी कि एक तरह से किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ग्रहण कर दिया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना मतलब ये कैथोड का काम करना। बात समझना, एक एक पॉइंट समझना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं हम समझेंगे, हर एक पॉइंट को हम समझेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए चीजें हैं। यानी कि हमें समझ में आया कि भाई एनोड का है, कैथोड का है। जो विलयन में कॉपर 2+ आयन है, इस कॉपर के इलेक्ट्रॉन का डिमांड करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं ये लोग, और इस तरह से पूरा प्लेट माइनस धनात्मक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका इक्विलिब्रियम कैसे बदल रहा है, इसका साम्यावस्था कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, जब यहाँ पे कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन ले लेकर कॉपर बना रहा है, इसका मतलब ये ऋण हो रहा है, ये ऋण हो रहा है, ये Zn2+ हो रहा है, यानी कि ये धन हो रहा है। इसकी इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए हम इसके बीच में एक लवण सेतु लगा देते हैं, एक लवण सेतु लगा देते हैं, और लवण सेतु लगा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक बल्ब से जोड़ देते हैं। बल्ब से जोड़े, यहाँ पे वोल्टेज से जोड़ सकते हैं। चलिए हम वोल्टेज B से जोड़े, इससे हमें पता चले। अब यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रॉन
प्रवाह होने लगता है। जैसे हम साल्ट ब्रिज को, इस लवण सेतु को जैसे हम जोड़ते हैं, लवण सेतु है कि लवण सेतु में होता है KNO3 प्लस में हाइड्रोक्लोरिकम। ये एक अर्धठोस, इसमें अर्धठोस तरल होता है। अर्धठोस तरल होने के कारण इसको जब हम उल्टा करके रखते हैं तभी इसमें से द्रव नहीं गिरता है, अन्यथा ऐसे उल्टा करने पर तो गिर जाना चाहिए कटोरी की बात। और इसमें कॉटन थोड़ा सा इसमें रुई भी लगा होता है, इस बात की याद रखिएगा, हल्का सा रुई लगा होता है। तो जैसे ही लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज को हम इसमें अटैच करते हैं, तुरंत ही इस प्लेट का ऋण आयन वोल्टेज यहाँ पे दिखाने लगता है और वोल्टेज का मान 0.01 वोल्ट के अराउंड होता है, 0.01 वोल्ट। ठीक है, वो जरूरी नहीं है मगर वैसे ही बताया हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, इसके जिंक धातु के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाते हैं। कॉपर को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन इसको देता है। इस प्रकार से ये जो सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं, ये प्रोसेस होता रहता है। और इस प्रकार धीरे धीरे जिंक धातु की प्लेट की मोटाई पतली होती जाती है। जब आयन दे रहा है वो, तो आयन के साथ साथ उस पदार्थ, उस छड़ की मोटाई भी क्या कम होती जाएगी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर के साथ साथ मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है। अभी बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, उसको बता रहे हैं। लेट्स वेट, आई चेक वीडियो इज प्लेइंग और नॉट। ठीक है, 32 मिनट 33 मिनट हो गए, सिर्फ अभी एक चीज दिस इज नॉट गुड। ठीक है भाई, तो मैंने बताया कि किस तरह से ऑक्सीडेशन हो, यानी कि एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो यानी कि एक ही सेल में, गैल्वेनिक सेल में एनोड से ऑक्सीडेशन और कैथोड से रिडक्शन हो रहा, इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर कोई पूछे कि गैल्वेनिक सेल का क्रिया विधि क्या है, किस सिद्धांत पर, तो बोलेंगे भाई यह रेडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, बोलेंगे भाई कैसे हमें एक्सप्लेन करना हो। देखो, एट एनोड पर हो कहा रहा है, इसको देखना क्यों हमने इसको ऑक्सीडेशन बोला। देखिए, जिंक धातु, ठीक है, वो Zn2+ मिला रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। ठीक है, एट कैथोड पर अगर देखा जाए तो कॉपर था, कॉपर 2+ था जो कि विलयन का था, सॉल्यूशन का था। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बना रहा था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, यानी कि अपचयन हो रहा था। इस प्रकार दोनों बातें हो रही हैं। तो इन सब बातों को, मैकेनिज्म को समझना। देखिए, डायग्राम आप देख लेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा, मगर इसके अंदर फंक्शन हो कैसे रहे हैं वो समझना। ठीक है, तो सेल खत्म हुआ, सेल खत्म हुआ भाई, अगला सेल आता है विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, चलिए, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझना होगा, तब हम विद्युत अपघटनी सेल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बहुत सारी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ने से पहले। ठीक है, थोड़ी सी समस्या है जिनमें पूरा। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीजें जाननी होंगी। क्या चीजें हैं, चलिए, हमें पता है कि हमें इस बार देखिए, हमें ये जानना होगा कि मानक हाइड्रोजन विभव क्या होता है। वैसे तो ऑक्सीकरण विभव भी होता है, अपचयन विभव भी होता है। ऑक्सीकरण विभव के लिए माइनस का 0.76 वोल्ट होता है और अपचयन विभव होता है प्लस का 0.76 होता है। तो ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव दोनों अलग अलग है, लेकिन हम हाइड्रोजन पोटेंशियल की बात करते हैं। वैसे तो मैक्सिमम लोग सिर्फ हाइड्रोजन पोटेंशियल यानी कि मानक हाइड्रोजन विभव का मान बता देते हैं 0.00 वोल्ट,
मगर मानक हाइड्रोजन विभव 5 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में लिखने के लिए देता है। तो अब क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें इसके बारे में थोड़ा समझना होगा। ठीक है, ये मेरे को परेशान कर रहा है, इसको मुझे इस तरह से करना चाहिए, चलिए बाद में करेंगे। हाँ, थोड़ा सा स्टॉप चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या थी, ठीक है, समस्या हो गई वो, थोड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को हमने दूर किया। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि भाई वैद्युत गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने पढ़ा, मगर अब हमें पढ़ना है क्या, वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसी बातों को समझना होगा ताकि उस सेल को हम आसानी से पढ़ सके, कोई हमें समस्या ना हो। तो भाई हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले में पढ़ना होगा कि मानक हाइड्रोजन विभव क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या होता है, इसे बोलते हैं मानक हाइड्रोजन विभव। मानक हाइड्रोजन विभव क्या होता है, जो एस एच पी होता है, 0.000 जीरो वोल्ट, 0.000 वोल्ट होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो टीचर्स क्या करते हैं, इतना ही बता देते हैं कि भाई मानक हाइड्रोजन विभव का मान 0.00 वोल्ट होता है, बस इतना जानिए, मगर नहीं, इतना ही मत जानिए और जानिए इसके बारे में। देखिए क्या है मानक हाइड्रोजन विभव, कैसे आता है, क्या नहीं है, उसका हम डायग्राम आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। देखिए ये एक बीकर है, इस बीकर में जिंक की एक रोड भी लगी हुई है, कुछ इस तरह से, जो जो होता है काले रंग से पॉलिश किया होता है। इसमें यहाँ से H2 प्रोवाइड किए जाते हैं और इस पर जो है एक एटॉमिक एटीएम का प्रेशर लगाया जाता है और इसका टेम्परेचर जो होता है भैया 25 डिग्री सेल्सियस रख के, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया होता है। क्या है मानक हाइड्रोजन विभव, ये सारी बातें लिखना है, मतलब 2-3 नंबर का पूछता है तो ये सब, और 100% पूछता है इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो क्या होगा भाई, पीटी ब्लैक से पॉलिश की होती है और इसकी जो वोल्टेज आता है वो 0.001 वोल्ट होता है, 0.000 वोल्ट होता है, 1 में। ये है मानक हाइड्रोजन विभव का जो सेल होता है वो, यानी कि एक एटॉमिक प्रेशर H2 होता है प्रोवाइड करके 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो H प्लस Cl माइनस में टूटता है और इससे वोल्टेज प्राप्त होता है, जिसे मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं। और H2 के लिए दो केस यहाँ बनता है, H2 के केस, जो केस नंबर 1 है वो H2 क्या कर सकता है भाई, H प्लस आयन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, यानी क्या कर दे, H प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करके H प्लस बना लें, या फिर दूसरा केस हो H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 बना लें। ये दो केस पॉसिबल होते हैं। ये सारी बातें मानक हाइड्रोजन विभव में लिखना होता है और कुछ नहीं है इसका। हम अगर लिखना चाहें तो कुछ इतनी सी बातें हैं बस, और कुछ खास है नहीं। बस यही है कि प्लेटिनम की धातु है, इसमें प्लेटिनम ब्लैक से पॉलिश की होती है, एक वायुमंडलीय
खराब होता है, H2 गैस होता है, ये बातें हैं। ये है मानक हाइड्रोजन विभव। मानक अपचयन विभव में देखिए, मानक हाइड्रोजन विभव पढ़ने के बाद हमें कुछ चीजें और पढ़नी होती है, मगर वो है नहीं सिलेबस में, उसको छोड़ते हैं। हाँ, तो ये मानक हाइड्रोजन विभव था। अब इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानक हाइड्रोजन मानक अपचयन विभव, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इसे शॉर्ट में SRP भी बोलते हैं या SRP बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव देखिए मानक अपचयन विभव है क्या? एक ऐसा वोल्टेज हम लेते हैं जिसे मानक हाइड्रोजन विभव यानी 0.00 वोल्ट होता है, उससे बढ़ते और घटते क्रम के विभव को मानक हाइड्रोजन विभव यानी कि मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव धातु या धातु जो भी है उसके ऋणात्मकता या विद्युत त्याग करने की क्षमता के आधार पर या उसकी बोल्डता के आधार पर एक श्रेणी दी होती है, जिसे मानक अपचयन श्रेणी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एक बार हम सीरीज को समझ लें, जितना हम यहाँ पे लिख देंगे उतना ही सीरीज आपको पढ़ना है, उसके उससे इधर उधर एक भी नहीं लिखना है, ये हमारी गारंटी है। सीरीज कैसे हम देखेंगे, सीरीज को याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे H2 होगा, लेकिन H2 होगा और ये ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में होता क्या है? हाइड्रोजन निकलना या ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण मतलब क्या? ऑक्सीकरण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, एक तरह से होता है, और दूसरी तरह से होता है कि भाई ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन निकलना। तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ये अपचयन होगा। ठीक है, यहाँ पे निकल होगा H+, यहाँ पे बीच में कहीं पे आई थिंक H2 भी होता है, इसके बीच में H2 होता है जो कि O2 ऑक्सीकरण वाला होता है, तो आप याद रखिएगा। और ठीक है, इतना ही हमें याद करना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, इतना ही हमें याद करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये है क्या, यहाँ पे देखिए मैंने कहीं ना कहीं H+ लिखा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है H+, इसमें रेड पेन से लिख दूंगा H+, ठीक है, इसको मैंने रेड पेन से H+ कर दिया, और H+ जो होता है मैंने बताया 0.00 वोल्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन चीजों को आप समझिएगा कि H2 अपचयन होता है, ये ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे घोषणा कर सकता नहीं है। देखिए
मानक हाइड्रोजन विभव के ऊपर अगर, यानी कि इसे बोलते हैं मानक हाइड्रोजन विभव, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को 0.0 वोल्ट क्यों माना गया है? ताकि इससे हर एक चीज का हम निर्धारण कर सके। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे और इसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अगर हम मानक हाइड्रोजन विभव के ऊपर जाएंगे तो माइनस वाली जो है ये ऋणात्मकता बढ़ती है। अगर हम नीचे जाएंगे तो धनात्मकता बढ़ती है। बात समझिए। मानक अपचयन विभव हम पढ़ रहे हैं। मानक अपचयन विभव पढ़ते हुए हमने हाइड्रोजन का सहारा लिया और हमने देखा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर ये 0.000 वोल्ट है तो अगर हम इसके नीचे आएंगे तो ये वोल्टेज +1 +2 ऐसे ऐसे कन्वर्ट होते जैसे चला जाएगा। यानी कि एक दो का हम उदाहरण दें। अगर देखिए यहाँ पे है जिंक, जिंक का होता है माइनस का 0.76, ठीक है। यहाँ पे है कापर, कापर का होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। और ऊपर जाएंगे माइनस का 3.01, नीचे आएंगे माइनस का 2 पॉइंट कुछ कुछ, और नीचे आएंगे 1 पॉइंट, और नीचे आएंगे ऐसे। यानी कि माइनस ऊपर बढ़ता हो जाएगा। नीचे जैसे 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 आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो है +3 है तो 4 7 बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कि ये है। और वोल्टेज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। वोल्टेज हमें क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो हमें वोल्टेज वहां गिवन है। वोल्टेज कोई याद नहीं करता। मैं एक दो याद कर लेता ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि कैसी चीजें हो रही हैं। इसमें मैंने एक दो को याद मिला जुला के आपको इसे तैयार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कंपना है इसको लेकर के। तो इतना को हमें तैयार करना होगा। मानक अपचयन विभव हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए बात ये नहीं है कि मानक अपचयन विभव आपका तैयार हो गया। यहाँ पे बात ये है कि मानक अपचयन विभव का हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशंस क्या है, यूज क्या है। देखिए हम कहेंगे भाई ये तो हमने पढ़ लिया, इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है। चलिए उपयोग भी लिखते हैं। तो सबसे पहला उपयोग है कि एनोड व कैथोड का पहचान। यानी कि मानक अपचयन विभव को हम जब पढ़ते हैं तो हमें एनोड और कैथोड का पहचान हो जाता है। कैसे पहचान होता है? जैसे कोई रिएक्शन हमें दे दिया जिसमें कोई हमें रिएक्शन दे दिया या फिर कोई हमें सेल दे दिया जिसमें रोड हमने पहले पढ़ा कि एक पर जिंक का था एक पर कॉपर का। तो हमने एनोड और कैथोड को ऑक्सीकरण अपचयन से पहचाना। लेकिन मैंने कहा कि अगर हमें इस सेल के बारे, इस सीरीज के बारे में पता है तो हमें ऑक्सीकरण और अपचयन देखने को सकता है। हमें सेल पता है, हमें मालूम है कि जिंक जो होता है वो SHP के ऊपर आता है। यानी कि जिंक जो है माइनस बढ़ेगा तो जिंक पर वैसे ही एनोड होगा, और कॉपर नीचे आता है तो कॉपर वैसे ही कहते हैं। कॉपर इसके नीचे है, धनात्मकता बढ़ेगा, और धनात्मकता बढ़ रहा मतलब धनात्मक बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा माइनस ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। तो हम ऐसे ही समझ लें कि एनोड पर क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। ठीक है भाई, कैसे समझे हमने कि एनोड पर जिंक है कैथोड पर कॉपर है, कैसे समझे? हमें पता है कि जो मानक हाइड्रोजन विभव के ऊपर जिंक है
यानी कि जिंक माइनस के साथ है, और माइनस वाला ही तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कि प्लस वाला? नहीं, प्लस नीचे, यानी कि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और हम यही परिभाषा है। तो हम ये चीज नहीं देखना है कौन क्या है, बस सिर्फ याद होना चाहिए। तो पहली बात हमने बोला कि एनोड और कैथोड की पहचान करने में हम यूज करते हैं मानक अपचन विभव की। अच्छा, और किस चीज में यूज करेंगे? कुछ और बताओ, कुछ और बताइए जिसमें हम यूज करते हो। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने, यानी कि ईएमएफ ज्ञात करने, सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, सेल का वैद्युत वाहक बल ई सेल होता है, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, ये होता है सेल का वैद्युत वाहक बल। इसको हम ज्ञात करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया था, इसमें कुछ भरा हो, जिंक है, कॉपर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जिंक और कॉपर के लिए सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। हमें रिएक्शन ऐसे दे दिया जाएगा कि Zn है, Zn 2 प्लस, कॉपर है 2 प्लस का, और एक कॉपर है, ये सेल का अभिक्रिया है, ये क्या हुआ? सेल रिएक्शन है, और इसमें हमें सेल का ईएमएफ बताइए, ईएमएफ बताइए सेल का क्या होगा, और इस तरह से हमें दे देगा रिएक्शन, हमें बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है क्या कि Zn से अगर Zn 2 प्लस बन रहा है, यानी कि इस सेल को हम अपने हिसाब से लिखेंगे कि Zn से Zn 2 प्लस बन रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, Cu 2 प्लस से Cu बन रहा है, इसका सीधा सा मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बना होगा। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग, यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से मतलब एनोड, इसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण मतलब कि रिडक्शन, और रिडक्शन में मतलब कैथोड हुआ। यानी कि अब हमें ये पता चलेगा भाई कैथोड क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है। यानी कि जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, यानी कि हम लिख सकते हैं जिंक क्या है, एनोड है। सॉल्व करने का तरीका बताओ, कॉपर क्या है, कैथोड है। हमें ये ज्ञात करना है ई सेल ई कैथोड माइनस एनोड होगा, यानी कि जो हमारा ई सेल होगा वो ई कैथोड मतलब ई कॉपर माइनस का ई जिंक होगा। ये बात हमने इस समीकरण से क्लियर कर लिया, ठीक है। तो कौन किसमें से घटाएंगे, अब हमें समझना होगा कि कॉपर के लिए हमने बताया है जो सेल का वैद्युत वाहक बल। अब देखिए यूज जब हम कर रहे हैं मानक अपचयन विभव का, हमने बताया कि कॉपर के लिए नीचे यानी कि प्लस होता है, और कॉपर का जो वैल्यू जो एसआरपी का वैल्यू होता है, जिसका वोल्टेज होता है प्लस का 0.3 वोल्ट 34 वोल्ट, हमने जिंक का बोला माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ई सेल अगर हमें निकालना है प्लस का 0.3 वोल्ट माइनस माइनस का 0.76 वोल्ट, यानी यहाँ पे 0.34 प्लस का 0.76, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 4 10 आते हैं 7 में से 11 1.1 वोल्ट, यानी कि हमारा जो ई सेल आ गया 1.1 वोल्ट आ गया। तो हमने ये चीज भी ज्ञात कर लिया। दूसरी पॉइंट, हमने मानक अपचयन विभव का उपयोग करके सेल का वैद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर लिया, क्योंकि हमें मानक अपचयन विभव से ही पता चलेगा कि कॉपर का वोल्टेज कितना है, जिंक का वोल्टेज कितना है। क्वेश्चन में वो चीज दिया रहेगा, मैंने वैसे ही बताया, और क्वेश्चन में वो चीज दिया रहेगा, अलग से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं।
ठीक है। अच्छा, और क्या आप समझ सकते हैं भाई, मानक अपचयन विभव का दो ही यूज थोड़ी ना होना चाहिए, दो यूज तो हमें कम लग रहा है। ठीक है, हम और यूज के देखते हैं। हाँ, तो हमने दो यूज देखा। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा कर यहीं पे सारी यूज हम आपको बताते हैं, इसको मान ठीक है। तीसरा यूज, तीसरा यूज जो होता है इसका, हम किसी अभिक्रिया का होना न होना बता सकते हैं। अभिक्रिया का, अभिक्रिया का क्रियाशीलता इसे बोलते हैं, क्रियाशीलता का पता लगाना। यानी अभिक्रिया का क्रियाशीलता क्या है। जैसे हमने आपको कुछ रिएक्शन दिया, जैसे हमने दिया कि हमारे पास कॉपर है प्लस का ZnSO4 है, प्लस का ZnSO4 है, हमारे पास Zn है प्लस CuSO4 है। अब हमें इस मानक अपचयन विभव का यूज करते हुए बताना है इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो अब हमें उस अब श्रेणी को याद करें, श्रेणी को याद करते हैं। देखते हैं कि कॉपर मानक हाइड्रोजन विभव के नीचे है और जिंक मानक हाइड्रोजन विभव के ऊपर है। यानी कि जिंक में ऋण विद्युती है और ये धन विद्युती है, तो कभी भी ऋण विद्युती को धन विद्युती हटा नहीं सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और सेम यहाँ पे ये ऋण विद्युती धन विद्युती को हटाकर ZnSO4 प्लस Cu बना देगा। तो हमने अपक्रिया की क्रियाशीलता देखा कि अपक्रिया की क्रियाशीलता है क्या एक्चुअली में, एक्चुअली में ये क्रियाशीलता ज्यादा और ये क्रियाशीलता कम है और ये ज्यादा है, नहीं ऊपर ज्यादा नीचे कम। तो हमने ये भी बता दिया कि भाई अपक्रिया की क्रियाशीलता क्या है इसका यूज करते हुए। और हम क्या यूज कर सकते हैं मानक अपचयन विभव का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का और हम यूज क्या कर सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। चौथा उपयोग, हम ऑक्सीकारक व अपचायक का पता लगा सकते हैं। कौन सा कितना ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। ऑक्सीकारक है इसका मतलब तो अपचयन किया है, ठीक है, और अपचायक है इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा लोगों को कम समझ में आता है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा 100% समझने, लेकिन लोगों को कम समझ। देखिए ऑक्सीकारक का मतलब है कि उसका अपचयन हुआ है, झटका ना लगे। अपचायक का मतलब है कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ये दो बात जिसे समझ में आ जाएगी वो ऑक्सीकारक और अपचायक के बीच में संबंध। देखिए किसी भी एलिमेंट्स में अगर अपचयन हो रहा है इसका मतलब वह ऑक्सीकारक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेना ऑक्सीकारक होता है, इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करना अपचायक गुण है, अपचयन करना ऑक्सीकारक गुण है और ऑक्सीकरण करना अपचायक गुण है। ठीक है, दो अपोजिट बात है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक का हम पता लगाते हैं मानक अपचयन विभव का यूज करके। कैसे लगाते हैं भाई, कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक का मतलब
उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि उसका ऑप्शन है प्रबल अपचायक है। यानी कि वो क्या करेगा, यानी कि अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीकरण करेगा और ये अपचयन करेगा। हाइड्रोजन के ऊपर कुछ उदाहरण ले लें। चलिए हाइड्रोजन के ऊपर ले लिया, जैसे हम जिंक कॉपर समझाते हुए आ रहे थे उसी का यूज करके समझाएंगे ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। हाँ तो भैया मैंने कहा हाइड्रोजन के ऊपर जिंक है, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है। तो जिंक क्या मैंने बताया कि प्रबल अपचायक है। अपचायक का मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन, और जो अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया मतलब ऑक्सीकरण, यानी कि ये क्या होता है, अब ये अपचायक गुण है और ये ऑक्सीकरण गुण है। ऑक्सीकारक, अपचयन है ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकरण हुआ अपचायक है। तो ऑक्सीकारक और अपचयन का पता हम इसी सीरीज से लगाते हैं। ठीक है सर, और कोई एप्लीकेशन है और कोई यूज, बिल्कुल यूज है। कौन लास्ट यूज हम पढ़ रहे हैं, यूज नंबर 5, पांचवा यूज क्या है, पांचवा उपयोग क्या है। पांचवा उपयोग वह है कि भाई कौन अम्ल से H2 गैस निकालेगा, कौन H2 देगा, कौन H2 नहीं देगा अम्ल से। यानी कि अगर कोई अम्ल है, जैसे ZnSO4 एक प्रकार का अम्ल ही है, कोई भी ZnSO4 नहीं, H2SO4, H2SO4 एक अम्ल है। तो अम्ल में अगर हम एक बार कॉपर से रिएक्शन करें, एक बार जिंक से रिएक्शन करें, तो कौन H2 देगा, तो जो यानी कि जिसका जिसका उसे एक यूज और है, उसको मैं नहीं कराऊंगा, ज्यादा हो जाएगा, लंबा है। तो जिसका मानक अपचयन विभव का मान जितना कम होगा वो जो है H2 देगा, और जिसका मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक होगा वो H2 नहीं देगा। साफ साफ कहने का मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाले H2 गैस देते हैं अम्ल में, हाइड्रोजन के नीचे वाले नहीं देते हैं। तो ये कॉपर नहीं देगा और ये देगा। एक लास्ट यूज है, इसको छोड़ देते हैं। वो यूज है कि धातु की धन विद्युत ऋणी लक्षण, तो धातु की धन विद्युत ऋणी लक्षण पहचाना जाता है इसी इस श्रेणी का यूज करते हुए। चलिए ठीक है, इस श्रेणी को खत्म करते हैं। ये श्रेणी खत्म है। अभी मैंने विद्युत अपघट्य सेल नहीं शुरू किया, अभी उस सेल को पढ़ने के लिए जो बेसिक बातें हैं, अभी तो मैं SRP कैथोड पर ज्यादा होती है, SRP कैथोड पर कम होती है, वहां बताए। ठीक है, तो मानक अपचयन विभव खत्म हुआ, मतलब कि थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़े ताकि हमने विद्युत अपघट्य सेल पढ़ सके। थोड़ा सा मैं देखो वीडियो चल रही है, नहीं चल रही। ठीक है, हमने एक स्टेप आगे बढ़ा। हाउ मेनी टाइम्स ठीक है, अभी 8 भी नहीं बचा हुआ है। तो इसको मिटाते हैं, इस सीरीज को नहीं मिटाते, इसको मिटाते हैं, क्योंकि सीरीज मिटा देंगे तो आगे फिर हम एक बार दोबारा मगर जो एप्लीकेशन है उसे मिटाते हैं, ये सीरीज कभी नहीं मिटाते।
अब सीरीज चलेगा ही चलेगा, सीरीज चलेगा। लिखा हुआ चीजें मिटा लेता हूँ, वो हमें ऐसे ही समझना है। कौन ज्यादा है कौन कम। ठीक, ओके जी। हाँ, तो हम एक स्टेप आगे बढ़े। अब हम, मुझे लगता है कि अब हम वैद्युत अपघटन सेल को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सो हम अब देख रहे हैं भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि वैद्युत अपघटन सेल क्या है। तो एक बार हम आपसे बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक है वो केमिकल में कन्वर्ट करेगा। यानी कि वैद्युत अपघट वैद्युत सेल को रासायनिक सेल में परिवर्तित करता है वैद्युत अपघटन सेल। वैद्युत अपघटन सेल में कोई भी लवण सेतु नहीं होता, कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की जो है अन्य चीजें नहीं ली जाती हैं। इसमें एक एनोड एक कैथोड होता है और उसमें एक प्लेट होता है और उसमें एक ही सोल्यूशन होता है, चाहे वो कॉपर सल्फेट है, जड़ है। सोल्यूशन में जल भी मिला सकते हैं, उससे क्या बात है। नहीं, ये सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक, ये मैं लिखना नहीं, मैं इसको सिर्फ सेल लिखता हूँ, इतना ज्यादा कम। एक सेल है मोटा मोटे से। देखिए रेड पेन पे मैं यूज करना चाहता हूँ। इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, मान लीजिए इसमें कोई विलयन है। मैंने कहा ZnSO4 का सोल्यूशन मैंने कहा ZnSO4 का सोल्यूशन ले लिया, तो क्या होगा, Zn+2 SO4 -2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे Zn+2 SO4 -2 बनेगा ही बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा भाई। मैंने कहा कि पहले ही कि जो वैद्युत अपघटन सेल होता है इसमें जो एनोड होता है वो प्लस और जो कैथोड होता है वो माइनस। यानी कि अगर यहाँ पे एनोड इसे माने तो ये एनोड धनात्मक होगा, इसे अगर हम कैथोड माने तो ये ऋणात्मक होगा। चूंकि ये धनात्मक है तो इसमें SO4 माइनस जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक तो से जिंक +2 जाएगा, जाएगा भाई बिल्कुल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के पास ही जाएगा ना। तो एनोड पे हमारे पास ZnSO4 आ जाएगा, कैथोड पे हमारे पास हाँ Zn2+ आ जाएगा, ये SO4 आ जाएगा वो Zn आ जाएगा। अगर हमसे कोई कहे इस केस में हमें बताइए कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उसका यूज करके हमें बताइए कि भाई इसकी एसआरपी क्या है क्या नहीं है। तो हम देखेंगे Zn2+ यहाँ है और
SO4 नीचे है, यानी कि जो SO4 है वो अधिक धन विद्युत रूढ़ी का कार्य करेगा और जिंक जो है अधिक ऋण विद्युत रूढ़ी का कार्य करेगा। चूंकि SO4 पर माइनस हुआ है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, और Zn2 प्लस हुआ, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीकरण होता है वहां एनोड होता है, तो ऑक्सीकरण हुआ Zn का, इसलिए एनोड हुआ। ये है भरने से। अगर हम कह दें भाई इसी सेल में हमने Zn4 भी डाला है और उसमें जल भी डाला, अब हमें बताइए कि एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। ठीक है, जब हमें इसमें जल डाल दिया तो हमें पता है कि जल के दो फॉर्म हैं, एक फॉर्म यहाँ, एक फॉर्म यहाँ। एक फॉर्म है जो O2 देता है, एक फॉर्म है जो H2 देता है। O2 देने वाला फॉर्म ऑक्सीकरण और H2 देने वाला फॉर्म अपक्षय। ये अब हमें कह दिया जाए कि हमें बताना है कि एनोड पर क्या होगा और कैथोड। अभी देखिए बहुत सारे टॉपिक बाकी है, थोड़ा सा मैं स्पीड चलना चाहूंगा। अभी मेरे को इसके बाद फैराडे का नियम पढ़ना है, नर्नेट्स का समीकरण पढ़ना है, मोलर चालकता पढ़ना है, कोलेराउस का नियम पढ़ना, तब जाके चैप्टर खत्म। 100% नहीं होगा, क्योंकि 100% हो ही नहीं सकता, नहीं सकता भाई, कोई नहीं कर सकता, 100% नहीं हो सकता कहीं पर। अब इस केस में बताइए कि जब जल भी मिला दिया गया हो और ZnSO4 भी मिला दिया गया हो, इस केस में क्या होने वाला है, एनोड पर कैथोड पर। इस केस में हम देखेंगे कि एनोड पे दो चीजें हैं, इस एनोड पर दो चीजें हैं, या तो SO4 आ सकता है या तो जल आ सकता है, क्योंकि जल के दो फॉर्म है। इस कैथोड पे या तो जिंक आ सकता है या तो स्टोन आ सकता है, बाकी इन में कौन आएगा। अब इन दोनों में देखने के लिए हमें SRP देखना होगा। SRP SRP कैथोड पर ज्यादा होती है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, फिर भी हम कर रहे हैं, एनोड पर कम होती है। SRP देखना है, SRP का क्रम ये है, SRP घटती सॉरी बढ़ती क्रम है, SRP बढ़ती क्रम नहीं, नीचे SRP घटती है, ऊपर SRP बढ़ती है, क्योंकि हमने सीरीज को उल्टा बनाया है, मतलब कि इस तरह से बनाया है। तो ये है SRP का बढ़ता क्रम। हाँ, SRP का बढ़ता क्रम नीचे नहीं है, धन के रूप में बढ़ना, ऋण के रूप में बढ़ना नहीं, तो ऊपर अगर जाएंगे SRP घटेगा, SRP का घटता क्रम, यानी कि नीचे आएगा बढ़ता क्रम, नीचे बढ़ता ऊपर घटता, ठीक है। तो मैं घटता क्रम ऊपर बना नहीं, इसका मतलब नीचे बढ़ेगा, या फिर मैं नीचे ही बना लेता हूँ भाई, नीचे बना लेता हूँ बढ़ता क्रम। देखिए SRP कैथोड पर ज्यादा देखना है, कैथोड एनोड पर कम देखना है। एनोड पे हमें SO4 H2O देखना है, SO4 H2O में SRP क्या देखना है, एनोड पर कम देखना है। तो कम किसका है भाई, SO4 का तो है नहीं, H2O का है, यानी कि हमें एनोड पर हमें ये काम कर रहा है,
यानी कि हमें एनोड पर O2 हमें प्रोडक्ट मिलेगा। कैथोड पर एसआरपी हमें ज्यादा देखना है, तो अब जिंक और H2O की अगर हम बात करें तो एसआरपी किसकी ज्यादा होगी भाई? यहाँ पे अगर मेरा सीरीज सही है तो जिंक का ज्यादा होना चाहिए, है ना? एसआरपी जिंक, यहाँ पे जिंक का मिलेगा। तो ये था कंडीशन, ये इम्पोर्टेंट है नहीं मगर ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको पहचानना रहेगा कौन सा क्या है। ठीक है, ओके जी। अब हम डायरेक्ट आते हैं फैराडे के नियम, और फैराडे के नियम पढ़ करके हो सकेगा 15 से 20 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद करते हैं। अच्छा खत्म होगा, जैसा भी होगा हम देखेंगे। ठीक है, सब मिटा देते हैं, सब कुछ हम क्लीन करते हैं। डाल दे आवत होगा 10 मिनट 5 मिनट। तुरंत हम आए हैं फैराडे के नियम पे। फैराडे का नियम ही वैल्यू ऑफ घटसेल पे है, इसीलिए मैंने वैल्यू ऑफ घटसेल को लास्ट में पढ़ाया, पहले नहीं। फैराडे का नियम, फैराडे का नियम नहीं है। फैराडे ने जो अपना नियम दिया उसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई वैद्युत अपघट्य विलयन अगर हम दे रहे हैं और उस वैद्युत अपघट्य विलयन में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें, तो धारा प्रवाहित करने से उसमें कुछ चेंजिंग आती है, कहीं कुछ चीजें बढ़ेंगी, कहीं कुछ चीजें घटेंगी। इस प्रकार फैराडे ने अपना नियम दिया कि वैद्युत अपघट्य कोई सेल है, इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। मान लीजिए ये एनोड है, कैथोड है, और जब इसमें हम धारा प्रवाहित किए, धारा प्रवाहित की वोल्टेज से, मान लीजिए इसमें NaCl का विलयन लिया गया है, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस इस पर जाएंगे, Na प्लस इस पर जाएंगे। फैराडे ने दो नियम दिया था। उनका जो पहला नियम है, फैराडे का प्रथम नियम कहता है भाई कि जब किसी वैद्युत अपघटनी सेल में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी वैद्युत अपघटनी सेल में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसे में होता क्या है, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जैसे वैद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो उसमें मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित करने पर, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या करने पर, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जो होता है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है वो वैद्युत धारा के आवेश के समानुपाती होता है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर धारा प्रवाहित किया गया तो इलेक्ट्रोड पर, दोनों इलेक्ट्रोड मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा मतलब क्या, Na प्लस निकल रहा है, जुड़ रहा है, कहीं यहाँ पे Cl माइनस जुड़ रहा है, कहीं प्लस जुड़ रहा है, तो जो मुक्त पदार्थ की मात्रा W है वो उसके आवेश के समानुपाती है।
और W आवेश के समानुपाती है, और जब उसको हम समानुपाती हटाएंगे तो Z QI Q है, और W बराबर Z IT है, यदि Q बराबर IT होता है। यहाँ W है मुक्त पदार्थ की मात्रा, जो जड़ है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार ही कहें, ई भी होता है। जड़ का वैल्यू, जड़ का मतलब तुल्यांकी स्थिरांक है, तुल्यांकी भार नहीं है, तुल्यांकी स्थिरांक। और आई टी मतलब क्या है, आवेश ही, Q बराबर आई टी मतलब Q बराबर यहाँ पे वही बात है। ठीक है, तो फैराडे का पहला नियम यही है। और उन्होंने कुछ बातें कही कि जो तुल्यांकी भार, तुल्यांकी स्थिरांक जड़ है वो E बाई एफ होता है, E बाई एफ होता है। E मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एफ मतलब फैराडे स्थिरांक, और जो एफ होता है वो 96,500 कूलम्ब, एफ मतलब फैराडे स्थिरांक है। तो यहाँ से Z बराबर E बाई एफ की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखना चाहें तो हम इक्वेशन में अगर हम रखना चाहें तो W बराबर E बाई एफ इंटू आई टी। ठीक है, बस थोड़ा टाइम और, बैटरी लो है फोन का मेरी, हो गया। W बराबर E बाई एफ आई टी यहाँ से हमने निकाला। यहाँ पे हम W बराबर कह सकते हैं E आई टी बाई 965। ठीक है, ये फैराडे का पहला नियम। थोड़ा सा तेजी से फैराडे का दूसरा नियम खत्म हो जाए क्योंकि फोन मेरा स्विच ऑफ हो जाएगा अभी। ये फैराडे का पहला नियम। ठीक है, फैराडे का दूसरा नियम क्या है, सेकंड लॉ। राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकता है लेकिन बाकी सब ठीक है। फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि अगर मैं कई सारे वैद्युत अपघटनी शेल को एक साथ जोड़ूं, कई सारे वैद्युत अपघटनी शेल को एक साथ अगर मैं जोड़ रहा हूँ, कई सारे वैद्युत अपघटनी शेल को हम एक साथ, एक को ऐसे, एक को ऐसे, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, एग्जैक्टली ऐसे, कई सारे को हम जोड़े, मान लीजिए E है, D है, E है, कई सारे वैद्युत अपघटनी शेल को अगर हम जोड़ रहे हैं तो इसका जो मुक्त पदार्थ की मात्रा W होगी 1, मानिए तो E1 के समानुपाती, W2 होगी वो E2 के समानुपाती। इस प्रकार W1 बाई W2, E1 बाई E2, यही है सेकंड नियम। तुल्यांकी भार उसके जो E है उसके समानुपाती होती है, फैराडे का दूसरा नियम है। ठीक है, जोड़ने वाला नियम है। ठीक है, और ठीक है, ये है फैराडे का सेकंड नियम। इसके बाद हम देखेंगे भाई मोलर चालकता, कोलोराउस का नियम। थोड़ा सा जहाँ तक हो पा रहा है मैं कर दे रहा हूँ, नहीं हो पाए तो खोल, क्योंकि फोन मेरा ऑफ होने के फुल मोड में है। चलिए ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। फिर मेरे गाना है, फटाफट से मेरे को एक गाना याद आया भाई, मनोज तिवारी जी का, बहुत ही अच्छा गाना है। उसे मैं गा नहीं पाऊंगा, ठीक है मैं सुनूंगा जरूर। इसके बाद हमारे पास है मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता मतलब लैम्डा, मोलर चालकता मतलब लैम्डा एल। मोलर चालकता होती है भाई किसी वैद्युत अपघटनी शेल में
वैद्युत अपघट्य की जो होती है मात्रा वो उसके विशिष्ट प्रतिरोधकता की और उसके आयतन के समानुपाती होती है। ये चीज आपको लिखना है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं लिख नहीं सकता, ना ही मार्कर में इंक है, ना ही फोन में चार्जिंग है, और ना ही मैं एक्टिव हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो मोलर चालकता लैम्डा एम होता है इक्वल टू के वी। मैंने बता ये क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता है, ये है आयतन, ये बराबर है, तो लैम्डा एम बराबर के इंटू वी। वी का मान हम अगर रखना चाहें तो मोलरता होती है एम बाई मोल एम इंटू 1000 बाई वैल्यू एम एल में। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वी की वैल्यू होगी एम 1000 बाई एम। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो लेमडा एम बराबर के इंटू में एम 1000 बाई एम, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। और इसका अगर हमें निकालना है यूनिट तो हो जाएगा भैया यूनिट ओम इनवर्स इंटू में सेंटीमीटर इनवर्स इंटू में सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मोल। सेंटीमीटर इनवर्स में सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे मोल इसका यूनिट है। ठीक है, मेरा इन खत्म हो गया। इसके बाद जो कोलोराउस, हाँ इसके बाद कोलोराउस का नहीं होता है, हाँ इसके बाद कोलोराउस का नहीं होता। कोलोराउस का नियम ऐसा है कि अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता का मतलब कि उसमें विलायक ज्यादा, एक चीज कम हो एक चीज ज्यादा हो, विलेय कम हो विलायक ज्यादा हो, इसे अनंत तन्यता है। अनंत तन्यता पर जो किसी वैद्युत अपघट्य का मान होता है वो दो मानों के बराबर होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। अगर लेमडा एम अनंत होगा तो लेमडा प्लस वी प्लस और उसके बाद प्लस में लेमडा माइनस वी माइनस होगा। ये कोलोराउस का नियम है। बस जय हिंद जय भारत। इसके आगे आई कैन नॉट स्पीक। थैंक यू।